दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि पुष्पा को डांटते हुए देख रूबी की हंसी छूट जाती है। अब आगे फिर पुष्पा की नज़र रूबी पर जाती है, जो साइड में खड़ी ये सब देख रही थी। पुष्पा को अपनी तरफ देखकर रूबी मुस्कुरा देती है। पुष्पा उसके पास जाकर बोलती, हो तुम वही हो ना बेटी, पार्टी में साड़ी वाली। रूबी एक स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाती है। पुष्पा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, रूबी एक स्माइल के साथ बोलती है। पुष्पा को भी पता चला कि रूबी को वाकई अधर ने घर में रखा हुआ है। एक औरत होने के नाते उसे अधर की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अधर का बदला उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका था, जो सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। लेकिन कहीं न कहीं पुष्पा को अधर की आंखों में रूबी के लिए नरमी दिखने लगी है। शायद रूबी अधर को अतीत के उस अंधेरे से निकालने का एकमात्र जरिया है। पुष्पा ने खुद अधर के अतीत को देखा है और वो समझ सकती हैं कि उसका दर्द, उसकी तड़प। लेकिन वो सिर्फ इतना चाहती थी कि अधर अब सब भूल के जिंदगी में आगे बढ़े और खुश रहे इस लड़की के साथ, ना कि उस करिश्मा के साथ जो अधर के बिल्कुल लायक नहीं है। वो लालची लड़की अधर के जख्मों का मलहम कभी नहीं बन सकती। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाता है। डॉक्टर के आते ही हरी पूछने लगता है, डॉक्टर साहब अब ये कैसा है, हम इसे घर कब तक ले जा सकते हैं? डॉक्टर एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है, हालात में अच्छा सुधार है, कल तक लेकर जा सकते हैं। आज तो यहीं ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। कुछ पेपर वर्क है, आप ज़रा कंप्लीट कर दीजिए। ये बोलकर डॉक्टर चला जाता है। हरी अधर के पास आकर बोलता है, तुम भी थके हुए लग रहे हो, हम यहाँ संभाल लेंगे, तुम घर जाकर आराम करो। पुष्पा भी यही बोलती हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत करो, मैं यही कर रुकूँगा। तभी रोहन बोल पड़ता है, अरे भाई, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, देखो कितना थक गए हो, देखो अपना चेहरा, जाओ और आराम करो। ये बोलता हुआ रोहन रूबी की तरफ इशारा करता है, जैसे बता रहा हो, अबे साले, तुझे ना सही रूबी को आराम की ज़रूरत है, आखिर दो दो बच्चे संभाल रही है तेरे। अधर को उसका इशारा देख अचानक ये एहसास होता है कि रूबी भी काफ़ी थकी हुई है। वो प्रेग्नेंट है, उसे आराम की ज़रूरत है। हाँ, आप ठीक बोल रहे हो, मैं भी थक गया हूँ काफ़ी, मैं घर जाता हूँ, शाम को वापस आ जाऊँगा। अधर अचानक बोल देता है, हाँ चलो, हम भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हरी, पुष्पा और अधर वार्ड के बाहर निकल जाते हैं। रूबी जाने के लिए पलटने वाली होती है कि रोहन उसे रोक लेता है। रूबी रूबी पलट कर देखती है। यस, कंग्रेचुलेशन रूबी, रोहन मुस्कुराकर बोलता है। रूबी चुपचाप खड़ी रहती है। उसे पता था रोहन किस लिए उसे बधाई दे रहा है। अब तक तो वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। रोहन फिर से मुस्कुराकर बोलता है, आई नो यू आर प्रेग्नेंट रूबी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अधर्म ने मुझे बताया है तुम्हारे फैसले के बारे में, और मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम अपनी जगह ठीक हो। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहेगी जिसने इतना दर्द लिखा हो। रूबी चुपचाप खड़ी रोहन की बातें सुनती है। उसकी आंखों में एक दर्द उतर आया था। रूबी को चुपचाप खड़ा देख रोहन अपनी बात आगे कंटिन्यू करता है। वो अपनी फीलिंग को बहुत अच्छे से छुपाना जानता है, इसलिए उसके दिल की बात उसके चेहरे से नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन वह अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि अपने आप को बदल सकता है। आसान नहीं है उसके लिए, बिल्कुल आसान नहीं है, फिर भी वो कर सकता है, बदल रहा है अपने बच्चों के लिए।
रूबी फाइनली अपनी चुप्पी तोड़कर बोलती है, उसके बदल जाने से क्या होगा रोहन? क्या उसके बदल जाने से उसकी गलतियां मिट जाएंगी? क्या उसके बदल जाने से मेरे बच्चों की तकदीर बदल जाएगी? रोहन मुस्कुराकर बोलता है, वेल, गलतियां नहीं मिटेंगी, पर हाँ, तुम्हारे बच्चों की तकदीर जरूर बदल जाएगी। रूबी फिर से पूछती है, अच्छा, वह कैसे? आखिर दुनिया में मेरे बच्चे कहलाएंगे तो नाजायज ही ना, क्योंकि उनकी माँ उनके पापा की वाइफ नहीं रखैल है। अधर्म ने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद क्या इतना आसान है उसे माफ़ करना? और क्या होगा जब मेरे बच्चों को मेरे और धर्म के रिश्ते के बारे में पता चलेगा? क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो कैसे पैदा हुए हैं? बिल्कुल नहीं, उनके माँ उनके पापा की वाइफ बनेगी। अगर अपने बच्चों को समाज में इज्जत की ज़िंदगी देना चाहती हो तो तुम्हें अधर से शादी करनी पड़ेगी। अधर की बीवी बनने का हक सिर्फ तुम्हारा है। रूबी बोलती है, मेरे दिल में अधर के लिए अब कोई प्यार नहीं है। जिस दिल ने उसे बेइंतहा प्यार किया था, वो दिल वो ऑलरेडी तोड़ चुका है। रूबी की आंखें भर आती हैं। रोहन रूबी का दर्द समझते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ रूबी, उसने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। उसने जो किया है वो माफ़ी के काबिल बिल्कुल नहीं है, लेकिन रूबी, अपने बच्चों के लिए वह ज़रूर बदलेगा। मैं बचपन से जानता हूँ उसे। इतनी इंसानियत तो है उसमें कि वो अपने बच्चों को सफ़र बिल्कुल नहीं करने देगा। और तुम्हारे बच्चे, रूबी उन्हें समाज में एक इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए उनके सर पर बाप का हाथ और उनके नाम के साथ बाप का नाम होना ज़रूरी है। कड़वा है मगर हमारे समाज का यही सच है। यहाँ बच्चा माँ के साय के बिना तो फिर भी जी लेता है, मगर बाप के नाम के बिना ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। हम चाहें कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन समाज की सोच इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। तुम्हारे बच्चे समाज में सर उठाकर जी सकें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें उन्हें वो दिलासा होगा जिन पर उनका हक है, उनके बाप का नाम। रोहन की बात सुनकर रूबी रूखा सूखा सा हंसकर बोलती है, पूरा शहर जानता है कि अधर्व और करिश्मा की सगाई हो चुकी है। तुम्हें लगता है कि वह मुझसे शादी करेगा? उसने मुझे सिर्फ अपने ज़रूरतें पूरी करने के लिए रखा है। उसने कभी मुझे प्यार नहीं किया है। हमारे बीच जो 2 साल का रिश्ता था, वह सिर्फ एक धोखा था। वो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मुझे तबाह करने आया था। यह तुम कैसे कह सकती हो कि उसने तुमसे प्यार नहीं किया है? रोहन थोड़ा क्लेम वॉइस में बोलता है, जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया था वो पापा के साथ किया। उसके बाद देखो रूबी, अधर्म ने तुम्हारे साथ जो किया है वह भी मैं मानता हूँ कि गलत है, लेकिन उसने जो तुम्हारे पापा के साथ किया वह बिल्कुल सही था। उसने इम्पैक्ट कम किया। मैं अगर होता तो उसे जान से ही मार देता। तुम्हारा बाप इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। रूबी के पापा के बारे में सोचते हैं रोहन गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेता है। रोहन के दिमाग में वह सब कुछ हो घूम जाता है जो जीत ने अधर्व और उसके परिवार के साथ किया था, जिससे रोहन का गुस्सा बढ़ जाता है। रूबी रोहन के अचानक इस आउटबर्स्ट से बहुत हैरान थी। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है। रोहन अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेकर अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए रूबी को बोलता है, आई एम सॉरी, लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम्हारा बाप कैसा इंसान है। उसने जो भी किया है उसके लिए उसे जितनी भी सज़ा दी जाए उतनी कम है। जिस दिन तुम्हें उसकी सच्चाई का पता चलेगा, तुम भी उनसे नफरत करने लगोगी। चलो मान लेती हूँ कि मेरे पापा के ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन मैंने क्या किया? मुझे सज़ा क्यों मिली? रूबी की आंखें भर आती हैं।
तुमने कुछ नहीं किया रूबी, तुम इस सज़ा की हकदार नहीं हो और ये बात मैंने उसे भी समझाई थी। लेकिन अधर की भी तो कोई गलती नहीं थी ना, उसे भी सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से अपना सब कुछ खो देना पड़ा, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ी। कुछ सोचकर रोहन की आंखें भर आती हैं, जिसे रूबी नोट कर लेती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। कुछ पल शांत रहने के बाद रोहन फिर से बोलता है, अतीत का एक भयानक हादसा जो अधर के अंदर के जानवर को बार बार ट्रिगर करता है, इसलिए वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। रूबी कंफ्यूजन में पूछती है, कैसा हादसा है? कुछ जो उसकी आंखों में आज तक खंजर की तरह चुभता है। वह हादसा और उसके भयानक याद अधर की आखिरी सांस तक उसे तंग करती रहेंगी। क्या उसकी फैमिली की मौत से भी ज़्यादा भयानक था? रूबी रोहन से पूछती है। जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, रोहन उसकी तरफ देखकर बोलता है। रूबी रोहन की बात सोचते सोचते वार्ड से बाहर निकल गई। बाहर अधर गाड़ी से लगकर रूबी का इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गई थी? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, अधर कोड आवाज़ में पूछता है। नहीं, कहीं नहीं, बस थोड़ा सर घूम रहा था, रूबी झूठ मूठ बोल देती है। यह सुनते ही अधर के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। वो रूबी के पास जाकर उसे पकड़ लेता है। तुम ठीक हो? चक्कर कैसे आ रहे हैं? चलो अभी डॉक्टर के पास। अधर को अचानक ऐसे चिंता में देख रूबी को हैरानी होती है। नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा थक गई हूँ इसलिए। ओह, कोई बात नहीं, घर चल कर आराम करो, चलो गाड़ी में बैठो, अधर थोड़ा कंसर्न लुक देकर बोलता है। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अधर गाड़ी चलाता है। पूरे रास्ते दोनों चुप और शांत थे। रूबी के दिमाग में अभी भी रोहन की कही हुई बातें गूंज रही थीं। अधर्म ने एक बार उसे बताया था कि उसके पापा ने अधर के पापा की सारी प्रॉपर्टी धोखे से हथिया ली थी। रूबी नहीं जानती थी कि क्या सच है, लेकिन अब रूबी को पूरी सच्चाई जानने की ज़रूरत महसूस होने लगी। आखिर क्या हुआ था सालों पहले? क्या किया था उसके पापा ने अधर और उसकी फैमिली के साथ? क्या अधर सच बोल रहा है या उसे भी कोई गलतफहमी हुई है? रूबी के लिए उसके पापा हमेशा से ही उसके हीरो रहे हैं, इसलिए अधर की बातों पर विश्वास करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। रूबी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देख अधर कोड वॉइस में पूछता है, तुम ठीक हो? अधर की आवाज़ सुन रूबी एकदम ख्यालों से बाहर आ जाती है और बोलती है, हाँ ठीक हूँ। रूबी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर सच्चाई का पता कैसे लगाए। वह इसी उलझन में डूबी हुई थी कि तभी रूबी की नज़र एक आइसक्रीम शॉप पर पड़ जाती है। आइसक्रीम देखते ही वो सब कुछ भूल जाती है। उसकी आंखें चह जाती हैं। पता नहीं क्यों उसको अचानक ही आइसक्रीम खाने का बहुत मन होने लगता है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। अधर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोट कर लेता है और देखता है कि आइसक्रीम शॉप को देखकर उसकी जीभ लपलपा रही है। रूबी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अधर को बोल सके कि उसको आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है। वो मुंह लटकाकर चुपचाप बैठी रहती है। अधर उसके बदलते भाव को नोट कर रहा था। उसका ध्यान रोड के साथ साथ रूबी पर भी था। वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कोड ही रखता है। वो गाड़ी को शॉप के पास रोक लेता है और गाड़ी से उतरने से पहले रूबी से पूछता है, विच फ्लेवर? उसके अचानक से इस सवाल से रूबी हैरान थी। क्या ये आइसक्रीम खरीदने जा रहे हैं मेरे लिए? रूबी को चुपचाप उसकी तरफ आंखें फाड़कर देखता हुआ वो उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाता है। हेलो, आई आस्क विच फ्लेवर?
वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, चॉकलेट फ्लेवर। वो फटी आंखों का जवाब से देता है। वो अंदर जाता है और बड़ा सा एक चॉकलेट का आइसक्रीम लेकर आता है और रूबी को पकड़ा देता है। इतना बड़ा डब्बा देख रूबी खुशी से उछल पड़ती है। फिर अधर्व उसकी एक्साइटमेंट देख उसे घूरने लगता है। वो उसे देख वापस चुपचाप दुबक के बैठ जाती है। अधर्व गाड़ी में बैठता है। वो गाड़ी चलाने ही वाला होता है कि उसकी नज़र सड़क के किनारे बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। वो देखता है कि वो छोटा सा बच्चा करीब 6 से 7 साल का लोगों के जूते पॉलिश कर रहा है। उसके कपड़ों पर जूते पॉलिश करने की स्याही लगी हुई थी और वो नन्हा सा बच्चा पूरी लगन से अपना काम करने में लगा हुआ है। उसे उस बच्चे को अपना चेहरा दिखाई देता है, अपने बचपन की तस्वीर। कुछ पल अधर्व उस छोटे से बच्चे को देखता है। उसकी आंखें नम होने लगती हैं। फिर अधर्व तुरंत अपना चश्मा पहनता है और गाड़ी चलाता है। रूबी अधर्व के बदलते इमोशन नोट नहीं कर पाती। दोनों बगले में पहुंच जाते हैं। रोहन वार्ड में पड़ा पड़ा बहुत बोर हो रहा था। अरे यार, पता नहीं यहाँ कितने वक्त और पड़ा रहना पड़ेगा। बहुत बोर हो गया। मैं तो शाम होने को आई है और अभी तक बिस्तर पर ही पड़ा हूँ। कुछ है भी नहीं करने को। रोहन खिड़की के बाहर देखता है जहाँ दिन छिपने लगा था और फिर वो अपना फ़ोन उठाकर देखता है जिस पर आज पूरे दिन से वो गेम खेल रहा था। फ़ोन ने भी उसका काफ़ी साथ दिया, लेकिन है तो बेचारा डिवाइस ही, आखिर कितना साथ देता। उसकी लाल बैटरी अब चीख चीख कर बोल रही थी, बस कर भाई, अब क्या मेरे लेकर ही मानेगा। कुछ तो रहम कर, मेरी सांसें रुक रही हैं। भगवान के लिए मुझे चार्ज में लगा दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। सीटिया, ये फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है। अब चार्ज तक उठकर कैसे जाऊं? रोहन बहुत अनहाइजेनिक टोन में बोलता है। भाड़ में जाओ, मैं नहीं उठ रहा। कोई आएगा तो उसे बोल दूंगा कि चार्ज में लगा दे। थोड़ा सोने की कोशिश करता हूँ, क्या पता नींद ही आ जाए। रोहन बिस्तर पर बस पड़ा रहता है। वो अपना हाथ अपनी आंखों पर रखकर सोने की कोशिश करता है। वो जैसे ही आंखें बंद करता है, एक खूबसूरत सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो काजल से सजी हुई आंखें, वो गुलाबी होंठ, वो दुनिया की सबसे मुस्कान। ये चेहरा देखकर रोहन के होठों पर मुस्कान आ जाती है। हाँ जी, वो राधा थी जिसे रोहन फिर से देखने के लिए तड़प रहा था। वो अपने आप को कोस रहा था, काश बेहोश होने से पहले वो उसका नाम पूछ लेता या नंबर ही ले लेता। पता नहीं कौन हो तुम, कहाँ हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों ऐसे चली आती हो मेरे ख्वाबों में। आना ही है तो आंखों के सामने आओ हकीकत में, ताकि कस के अपनी बाहों में पकड़ सकूं और फिर कहीं ना जाने दूं। वो आंखें बंद किए उस चेहरे की खूबसूरती को निहार रहा था कि तभी अचानक उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो इरिटेट होकर आंख बंद किए हुए बोलता है, क्या माँ आप भी? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। मुझे नहीं पीना सूप और नहीं खाने आपकी वो घास फूस की सब्जी। आप जाओ यार यहाँ से। वैसे भी आपकी इस बेस्वाद सब्जी से अच्छा है मैं उपवास ही कर लूँ। रोहन आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो आंखें खोले और एक खूबसूरत सा चेहरा उसकी आंखों के सामने गायब हो जाए। एक्चुअली सुबह से उसकी माँ ने उसे सूप और हरी सब्जियां खिला खिला के उसके मुंह का टेस्ट ही बिगाड़ दिया। इसलिए उसे लगा कि अब भी उसकी माँ उसे कुछ खिलाने आई होगी। रोहन थक चुका था अपनी माँ की बनाई हुई घास फूस की सब्जी खा के। फिलहाल तो उसका बहुत ही टेस्टी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, जो कि पुष्पा जी किसी भी हाल में उसे खाने नहीं दे रही थी। और हाँ,
जाते जाते ये फ़ोन चार्ज पर लगा देना। वो फ़ोन उठाकर देने के लिए हाथ आगे करता है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। एक नाजुक कोमल सा हाथ फ़ोन पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और एक मधुर सी आवाज़ आती है, जी जैसा आप बोलो। रोहन जैसे ही वो मीठी सी आवाज़ सुनता है, उसे आवाज़ बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लगती है। वो तुरंत आंखें खोलता है और देखता है कि वो लड़की जिसका अभी भी बंद आंखों से दीदार कर रहा था, सामने ठीक है। होठों पर वही प्यारी सी मुस्कान लिए हुए। उसे देखते ही रोहन भागकर उठकर खड़ा होकर बैठ जाता है। आप यहाँ? रोहन सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की अभी उसके साथ है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि कहीं नहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। इसलिए उसने अपने आप को जोर से चींटी काटता है। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? रोहन के अचानक चिल्लाने से राधा तुरंत रोहन से पूछती है। उसके चेहरे पर काफ़ी चिंता के भाव थे। कल रात से ही राधा को रोहन के कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही थी, लेकिन वह सुबह आ नहीं पाई क्योंकि उसे नौकरी ढूंढने के लिए जाना था। शाम को जब वह फ्री हुई तो रोहन से मिलने के लिए तुरंत ही हॉस्पिटल आ गई। रोहन को सही सलामत देखकर उसे काफ़ी राहत की सांस आई। जी, रोहन काफ़ी एम्बेरस होकर अपना सर खुजलाते हुए बोलता है। रोहन का चेहरा यह देखकर खिल जाता है कि वह कोई सपना नहीं देख रहा है। राधा सच पर उसके सामने खड़ी हुई है और गॉड, क्या गजब की खूबसूरत लग रही है। राधा मुस्कुराकर फ़ोन को साइड वाले प्लग में चार्ज लगाकर वापस आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, लगता है आपकी माँ अच्छी खातिरदारी कर रही हैं आपकी। रोहन सर खुजलाता है। वो थोड़ा awkward फील करता है। ये एक्चुअली वेरी मच। उन्हें मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ही चिंता है। कभी कभी उनकी चिंता मेरे लिए मुसीबत बन जाती है। रोहन की बात सुनकर राधा हंस देती है। राधा हंसते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इतनी कि रोहन अपनी नज़रें राधा के चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा था। दुनिया की सारी माँ एक जैसी ही होती हैं। उन्हें अपने बच्चे की खुद से भी ज़्यादा चिंता रहती है। वैसे अब कैसे हैं आप? आप कैसे फील कर रहे हैं? आप यहाँ मुझे देखने आई हैं स्पेशली? रोहन पूछता है। राधा को देख देख के रोहन की धड़कनें आसमान छू रही थी। उसे डर था कि कहीं राधा उसकी तेज धड़कनों को सुन न ले, इसलिए वह अपने जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल करके बैठा हुआ था। वेल यस, स्पेशली आपसे ही मिलने आई हूँ, राधा मुस्कुराकर बोलती है। उसकी बात सुन रोहन की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। उसका तो उछल उछल कर नाचने का मन कर रहा था। रोहन अपने मन में बड़बड़ाता हुआ बोला, हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। जिसे मैंने ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, वो मुझे आज यहाँ मिली। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हम दोबारा ऐसे मिलेंगे। भगवान, अगर तू मेरे सामने होता तो मैं तुझे चूम डालता। थैंक यू भगवान, थैंक यू। रोहन अपने ख्यालों में गुम देखकर राधा ने पूछा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? राधा की प्यारी सी आवाज़ सुनकर रोहन तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आता है और ना में अपनी गर्दन हिलाता है। नहीं, कुछ नहीं। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। रोहन थोड़ा नर्वस होकर बोलता है। वैसे तो वो अच्छा खासा प्ले बॉय है, पता नहीं राधा के सामने ही बोलने में जवान लड़खड़ाने लगती है। राधा बेड के पास लगी चेयर पर बैठ जाती है। आपने बताया नहीं, कैसे हैं आप? और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? ज़्यादा दर्द या कमज़ोरी तो नहीं लग रही है ना?
राधा की आवाज़ में बहुत चिंता और फिक्र थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दर्द या कोई कमज़ोरी नहीं है। कल तक तो मुझे डिस्चार्ज भी हो जाएगा। सब आपकी मेहरबानी से, राधा मुस्कुराकर बोलती है। मैंने क्या किया? मेरे भाई ने बताया कैसे आपने मेरी मदद की और उसको मेरी खबर दी, मुझे यहाँ लाए, फिर आपने मुझे खून दिया। सब कुछ वो बता रहे थे कि आपने अगर सही टाइम पर मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज जिंदा। चुप। राधा रोहन के होठों पर हल्का सा हाथ रख के उसे चुप करा देती है। उसके मानने की बात सुन ही नहीं सकती थी। रोहन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। ऐसा नहीं बोलते, कुछ नहीं हुआ आपको और ना होगा। दोबारा कभी ऐसी बात अपनी जबान पर भी मत लाना। राधा काफ़ी सॉफ्ट आवाज़ में बोलती है। रोहन मुस्कुराकर अपना सर हिला देता है। राधा अपना हाथ हटा लेती है। लेकिन फिर भी मेरी जान बचाने का शुक्रिया, आपने एहसान कर दिया मुझ पर। राधा मुस्कुराकर बोलती है। एक दिन आपने भी तो मेरी मदद की थी ना। समझ लो एहसान बराबर हो गया। रोहन उसकी बात पर हंस देता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और पुष्पा अंदर आती हैं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन रोहन और राधा का ध्यान भी दरवाजे की तरफ जाता है। पुष्पा को वहाँ देख रोहन का चेहरा उतर जाता है और अपने मन में बड़बड़ाता है, आ गई कबाड़ में हड्डी। जैसे ही वो अंदर का नज़ारा देखती हैं, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो देखती है एक बहुत ही खूबसूरत घरेलू पारिवारिक लड़की रोहन के सामने बैठी उससे बातें कर रही थी। पुष्पा को राधा पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है, वरना रोहन के आसपास तो छोटे छोटे कपड़ों वाली लड़कियां तितलियों की तरह मंडराती रहती थी, जिन्हें पुष्पा रत्ती भर भी पसंद नहीं करती थी। उन्हें अपने बेटे के लिए सुशील संस्कारी लड़की चाहिए था कि वो अश्लील लड़कियां। पुष्पा के चेहरे पर स्माइल लिए अंदर आती हैं। उन्हें देख राधा चेयर से खड़ी हो जाती है और उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। पुष्पा राधा को ऊपर से नीचे तक देखती हैं। राधा सलवार सूट, खुले बालों और बिना मेकअप के भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पुष्पा उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। जीती रहो बेटी। तुम रोहन की दोस्त हो क्या? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें रोहन के साथ। जी, मेरा नाम राधा है। मैं वही लड़की हूँ जिसे कल आपका बेटा जख्मी हालत में मिला था। राधा, क्या खूबसूरत नाम है। आरफा रोहन। और राधा। रोहन मन में बड़बड़ाता है। वो कब से उसका नाम जानना चाह रहा था। उसके चेहरे पर एक प्रफुल्लित स्माइल थी। वो ना जाने कब से उसका नाम जानना चाह रहा था। पुष्पा राधा के सर पर हाथ फेर कर बोलती हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। एक माँ की दुआ लगेगी तुझे। राधा मुस्कुरा देती है। थैंक यू आंटी, आपकी दुआ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रोहन भी मन ही मन मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ भगवान तुम्हें खुश रखे मेरे साथ। वहीं रोहन के थोबड़े पर बेवकूफ़ों वाली स्माइल देख पुष्पा बोल देती हैं, तो बड़ा दांत फाड़ रहा है। कोई जोक याद आ गया तो हमें भी सुना दे जरा, ताकि हम भी तेरी तरह दांत फाड़ कर हंस लें। राधा भी रोहन की तरफ देखती है। रोहन के थोबड़े की स्माइल एक झटके में गायब हो जाती है और वहाँ मेरी टेंशन के भाव आ जाते हैं। ये मॉम भी ना एक मौका नहीं छोड़ती मुझे दूसरे के सामने जलील करने की। अरे मैं बेटा हूँ तेरा, तू माँ है मेरी। पैदा किया है तूने मुझे, पर नहीं जैसे मुझे कचड़े के ढेर से उठा कर लाए हो। मोहन मन में ही बड़बड़ाता है और बस इतना ही मुंह खोल पाता है, कुछ नहीं। कोई जोक नहीं याद आया। कहीं ना कहीं पुष्पा की नज़र पड़ जाती है कि रोहन के दिमाग में राधा को लेकर जरूर कुछ चल रहा है। वो उसे चुपचाप
के निहारते देख लेती हैं। वो तो बस अपने बेटे की टांग खींच रही थी। उसे यूं रोहन को परेशान करने में बहुत मजा आता है। पुष्पा राधा की तरफ देखकर बोलती है, अरे बेटा तुम खड़ी क्यों हो, चलो बैठकर बातें करते हैं। वो राधा के साथ सोफे पर बैठ जाती हैं। उससे काफ़ी सारी बातें करती हैं। उसकी लाइफ, उसके घर वालों के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछती हैं। राधा भी उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। वो काफ़ी कुछ बताती है, लेकिन जब वो बताती है कि वो अनाथ है और एक छोटे भाई के अलावा उसका कोई नहीं है, तो पुष्पा और रोहन तुरंत दोनों थोड़ा दुख हुए हो जाते हैं। बस इसी तरह दोनों बातें करती रहती हैं और बेचारा हमारा रोहन बेड पर बैठा हुआ उन्हें घूरता रहता है। वो राधा से काफ़ी बातें करना चाहता है, लेकिन पुष्पा जी के हटने का, वहाँ से जाने का मन नाम ही नहीं ले रही थी। रोहन बोलना तो चाहता था अपनी माँ को कि वो यहाँ से जाओ, मुझे उससे बातें करने दो, लेकिन बेचारा रोहन बोलता कैसे। वो उम्मीद कर रहा था कि काश उसकी माँ को थोड़ी अकल आ जाए और वो खुद ही उठकर चली जाए, लेकिन नहीं, पुष्पा तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद वो तो राधा की कंपनी को कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगती है, क्योंकि आपके ही कमेंट से हमें आगे की वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, मेरे साथ यूं ही बने रहें और आगे की कहानी इसी तरह से सुनते रहें। धन्यवाद।